हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल एंजॉय लर्निंग साइंस। सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने हमारे 8th चैप्टर की बैक एक्सरसाइज की थी, जिसके साथ हमारा 8th चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आज हम हमारा 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड बूजो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. One such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains: oaks, pines, deodars. ठीक है, very different from the ones near their home to the on the plains. In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. They collected different kinds of cactus plants from this trip. Finally, they went on a trip to Puri and visited to the sea beach dotted with casuarina trees. While recollecting all the fun that they had on these places, on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. Some were cold, some were very hot and dry, and some places so humid. And yet all of them had many organisms of various kinds. ठीक है, आप कहते हैं कि पहेली और बूजो ने जो है अपनी वेकेशन में अपनी इंटरेस्ट की प्लेसेस पर विजिट करने की उनकी ट्रिप करने की डिसाइड किया। सबसे पहले वो गए ऋषिकेश, रिवर गंगा। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने माउंटेन्स क्लाइम किए और वहाँ पर जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो कूल होता जा रहा था। ठीक है, और रास्ते में उन्होंने कई काइंड के जो है वो ट्रीज देखे, जैसे कि ओक, पाइन्स, डिओडर्स। ठीक है, और सारे जो हैं वो उनके नेटिव एरिया से डिफरेंट थे। अब उन्होंने सेकंड ट्रिप की, दैट इज राजस्थान। ठीक है, जहाँ पर वो कैमल्स पर राइड हुए। ठीक है, कैमल्स पर राइड की उन्होंने, और जो है उन्होंने डिफरेंट कैक्टस प्लांट्स भी कलेक्ट किए। ठीक, और फिर उसके बाद थर्ड ट्रिप उन्होंने की पूरी। ठीक है, और सी बीच। ठीक, वहाँ पर जो है वो कैसोरनिना जो है ट्रीज उनको कलेक्ट किया। ठीक है, उन्हें विजिट किया। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल दी फन। ठीक है, अब इन सारी ट्रिप्स में उन्होंने जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस किए। ठीक है, कहीं पर जो है वो कोल्ड था, कहीं पे हॉट और ड्राई एनवायरनमेंट था, कहीं पे ह्यूमिड एरिया था। ठीक है, और सारी जगह पर उन्हें डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स मिले। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की जो है वो डिफरेंट वेराइटीज मिली। They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures. Bujo thought of places near his home inside the house. He tried the cupboards. He had thought that there may not be any living creatures here. But he found one tiny spider in the cupboard. Outside the home too, there did not seem to be any place he could think of that did not have any living creature. ठीक है, अब बूजो अब ये सोचने लगे कि अब कहते कि क्या आप सोच सकते हो कि अर्थ पर, हमारी अर्थ पर कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं रहता। ठीक है, अब बूजो क्या है वो अपने घर में आया। ठीक है, और अपने घर के उसने कपबोर्ड्स ओपन किया, उसने अलमीरा ओपन किया और उसने देखा कि उसने सोचा कि अलमीरा में तो कौन सा लिविंग क्रिएचर होगा। लेकिन जब उसने अलमीरा ओपन किया और उसे ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि वहाँ पर जो है कपबोर्ड में उसे एक स्पाइडर दिखा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उसे ये ऑब्जर्वेशन का उसका रिजल्ट हुआ कि कपबोर्ड में भी जो है वो लिविंग क्रिएचर हम फाउंड हो सकते हैं, लिविंग क्रिएचर्स हम फाउंड कर सकते हैं। अब कहते
कि इसका मतलब ये है अब वो घर से बाहर गया, घर से बाहर भी उसने देखा कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है, डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स हैं। तो वो कहता है कि क्या अर्थ पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर जो है लिविंग क्रिएचर्स सरवाइव नहीं करते। पहले started thinking and reading about far away places. She read that people have even found tiny living organisms in the openings of volcanoes. अब कहते कि पहले इसके बारे में सोचने लगी, वो उसके रीड करने लगी डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, जितनी दूर तक वो रीड कर सकती थी, ठीक है, जितना डिस्टेंट प्लेसेस पर वो रीड कर सकती थी। तो उसने ये रीड किया कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने तो यहाँ तक कि वॉल्केनो की ओपनिंग्स पर भी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया है, ठीक है। अब इन्होंने पिक्चर दिखाई है बूजो और पहेली की कि ये जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें सर्च कर रहे हैं। नाउ 9.1 ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, ठीक है। अब ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। अनदर थॉट दैट अकर्ड to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations they had visited. The deserts had camels, the mountains had goats and yak, Puri had some other creatures, crabs on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. ठीक है। अब कहते कि अब बूजो और पहेली को एक और थॉट आया कि जो उन्होंने डिफरेंट विजिट्स की, उन्होंने डिफरेंट ट्रिप्स की, तो उसमें जो क्या था कि डिफरेंट लोकेशंस पर उन्हें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिले, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। जब वो माउंटेन्स पर गए तो उन्हें गोट्स और याक मिले, जब वो डेजर्ट में गए तो वहाँ कैमल मिले, जब पुरी में गए तो वहाँ पे उन्हें क्रैब मिले, ठीक है। ऐसी जो है कि कहते कि डिफरेंट जगह के हिसाब से जो है वहाँ पे डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स सरवाइव करते हैं, ठीक है। वट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स, वर दे द सेम। अब कहते हैं कि उनके जो सराउंडिंग्स हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है, क्या वो भी सेम है। एक्टिविटी 1, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, animals and objects that can be found there. List them in column 1 of table 9.1. List things, animals and plants found in other regions that are also shown in the table. ठीक, you can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1. Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the tables. Can you also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. अब इन्होंने एक्टिविटी दी है, कहते हैं हम फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं कि वहाँ पर जो भी प्लांट्स, एनिमल्स या कुछ भी आपको फॉरेस्ट में जो है सिर्फ फॉरेस्ट में ही मिलता है, ठीक है। आप उसकी लिस्ट प्रिपेयर करो और उसको आप टेबल 9.1 में, इस टेबल में, ठीक है, आपको इस टेबल में उसे फिल करना है, ठीक है। ये फॉरेस्ट की प्लेस पे आपको फिल करना है। तो कहते कि आप इसमें जो है वो आप कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। आप इस चैप्टर से भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो और आप अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से भी कंसल्ट कर सकते हो। आप बुक्स लाइब्रेरी जाकर आप बुक्स भी स्टडी कर सकते हो कि जो है वो फॉरेस्ट है, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स है, प्लेन्स है, ठीक है। डिफरेंट एरियाज में जो हैं कौन सी लिविंग क्रिएचर्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। Try and include many plants, animals and objects big and small in each of the columns in this table.
What kind of objects will we find that may not be animals or plants? Perhaps parts of plants like dried leaves or parts of animals like bones. We may also find different kinds of soils and pebbles. Water in the oceans may have salts dissolved in it as discussed in chapter 5. There could be many more objects. As we go through the chapter, keep adding more examples to the table 9.1. अब कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा, ठीक है, आपको तो इस टेबल में सब कुछ ऐड करना है, वेदर प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, वाटर, पेबल्स, जो कुछ भी आपको मिलता है आपको सब कुछ ऐड करना है, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि आप अपनी रिसर्च के ड्यूरिंग आप ये देखो कि आपको प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा कुछ और भी मिलता है, ठीक है। सॉइल प्लेस टू प्लेस डिफर करती है, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेबल्स हो गए, ठीक है, उनका जगह के हिसाब से जो है वो स्टोन का जो टेक्सचर है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो ओशंस हैं उनके जो ओशंस हैं, ठीक है, उनमें जो है वो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो बीच साइड हो गया वहाँ पे सॉल्टी वाटर हो गया, ठीक है, कहीं पे फ्रेश वाटर हो गया, कहीं पे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है, ऐसे डिफरेंट काइंड के। अब कहते हैं कि जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आप इस टेबल में जो है वो एग्जांपल्स ऐड करते जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस, ठीक है। हम इस टेबल को फिल करते जाएंगे जैसे जैसे हम और प्लेसेस को ट्रैवल करते जाएंगे, ठीक। नाउ 9.2 दैट इज हैबिटेट एंड अडेप्टेशन. What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea in table 9.1. Did you list very different kind of organisms in these two columns? What are the surroundings like in these two regions? ठीक है। आप कहते हैं कि जो आपने इस टेबल में जो नीचे आपको टेबल दिया हुआ है 9.1 उसमें जो आपने प्लांट्स और एनिमल्स लिस्ट किए थे डेजर्ट और सी में, ठीक है, अब उनका कंपैरिजन करते हैं कि हमने जो हमने डेजर्ट में फिल किए और जो हमने सी के कॉलम में फिल किए क्या वो दोनों डिफरेंट थे, क्या उनका जो एनवायरनमेंट था, उनके सराउंडिंग्स थे, उनके जो रीजन्स थे वो भी डिफरेंट थे, उनमें क्या डिफरेंस था, ठीक है। In the sea, plants and animals are surrounded by saline or salty water. Most of them use the air dissolved in water. अब कहते हैं जो सी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो सॉल्टी वाटर पे फीड करते हैं, ठीक है, वो उनका एनवायरनमेंट ही सॉल्टी वाटर है, ठीक। अब कहते हैं कि उसमें क्या होता है कि जो उनकी एयर है वो तो वाटर में ही डिसॉल्व होती है, ठीक है, वो उसी से लेते हैं। There is a very little water available in the desert. There is very hot in the daytime and very cold at night in the desert. The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. ठीक है। अब कहते हैं कि जो अब डेजर्ट की बात कर लो क्योंकि वहाँ पे जो है वो पानी बहुत स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल है और वहाँ पे क्या होता है कि जो डेज हैं वो हॉट होते हैं और जो नाइट्स हैं वो कोल्ड होती हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहने वाले हैं, वहाँ के जो डेजर्ट के जो रहने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो डेजर्ट सॉइल पे रहते हैं, ठीक है, और जो वो ऑक्सीजन है वो अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड very different kind of animals and plants in these two regions, isn't it? Let us look at two very different kinds of organisms from the desert and sea, a camel and a fish. The body structure of a camel helps it to survive in desert conditions. Camels have long legs which help them
to keep their bodies away from the heat of the sand. They secrete small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. अब कहते हैं कि जो सी और डेजर्ट दोनों जो है वो डिफरेंट सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, दोनों का जो एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक। एक पे जो है वो वाटर अबंडेंटली अवेलेबल है जैसे सी हो गया, ठीक है, और जो डेजर्ट है वहाँ पर बहुत ही अबंडेंट शॉर्टेज है, ठीक है। और जो कहते हैं कि यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हमने लिस्ट किए थे वो भी एक दूसरे से दोनों डिफरेंट थे, और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर उनके कंपैरिजन के तौर पर एग्जाम्पल ले लिया, जैसे डेजर्ट में से हमने कैमल ले लिया और सी में से हमने फिश ले ली, ठीक है। अब कहते हैं कि जो कैमल है उसकी जो बॉडी है वो उसको डेजर्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डेवलप है, ठीक है। जो कैमल की लेग्स हैं वो बहुत लॉन्ग है, वो लॉन्ग होती हैं क्योंकि वो उसको सैंड की हीट से बचा कर रखती हैं, ठीक है। और जो कैमल है वो यूरिन में बहुत स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट करता है, और जो उसका डंक है जो सॉलिड वेस्ट है उसका, ठीक है, वो भी ड्राई होता है और वो स्वेट भी नहीं करता। इसीलिए जो कैमल्स हैं वो ज़्यादा दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी में से बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो है वाटर लॉस करते हैं, ठीक है। अब जो उनका यूरिन का अमाउंट है वो भी बहुत स्मॉल है, ठीक है। जो उनका डंक है वो भी ड्राई है, वो स्वेट भी नहीं करते, ठीक है। अब जब किसी भी तरीके से उनकी बॉडी में से पानी निकलेगा ही नहीं तो वो जो है वाटर कंटेंट जो है वो उनको मैनी डेज के सर्वाइवल के लिए उन्हें प्रिपेयर करता है। नाउ लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। Some of these are shown in the figure 9.3, ठीक है। अभी 9.2 जो है फिगर इसमें तो आपको कैमल दिखाया है, ठीक है, ये दो कैमल्स हैं और इनका सराउंडिंग है, ठीक है। 9.3 में आपको फिशेस दिखाए हैं, ये कहीं पे शार्क है, कहीं पे छोटी फिश है, ठीक है, कहीं पे थोड़ी बड़ी फिश है, ये होगी ईल हो गई, ठीक है, ऐसी डिफरेंट काइंड्स हो गए, ठीक है, सी हॉर्स हो गया। अब हम फिश के काइंड्स रीड करते हैं। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। ऑल द वंस शोन हेयर हैव द स्ट्रीमलाइंड शेप दैट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 8. दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर. फिश हैव slippery scales on their bodies. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. We discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails that help them to change directions and keep their body balanced in water. Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water. We see that the fishes features of a fish help to live inside water and the features of a camel help it to survive in a desert. ठीक है, आप कहते हैं कि जो फिशेस में भी जो है वो डिफरेंट काइंड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज होती हैं उनमें भी। आप कहते हैं कि जो यहाँ पे फिशेस दिखाई हुई हैं फिगर में, ठीक है, यहाँ फिगर में जो आपको फिशेस दिखाई हुई हैं इन सब में एक ही कॉमन पॉइंट है कि सबकी जो है वो स्ट्रीमलाइंड बॉडी है जो इन्हें वाटर में फ्लोट करने में, वाटर में स्विम करने में हेल्प करती है, ठीक है। अभी हमने चैप्टर 8 में भी डिस्कस किया था इनके बॉडी फिश शेप के बारे में, ठीक है। और जो है इनके पास स्लिपरी स्केल्स होते हैं, ठीक, जो ये स्केल्स हैं ये फिश को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ये वाटर की मूवमेंट के अगेंस्ट जो है वो स्विम ना करे। जो वाटर की मूवमेंट के अगेंस्ट भी स्विम करते हैं, ठीक है, उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं कि उनको जो वाटर की मूवमेंट है वो कोई हार्म ना करे, ठीक है। और इनके पास जो है वो फ्लैट फिन्स और टेल्स होते हैं जो इन्हें डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं और वाटर को बैलेंस करने में भी हेल्प करते हैं, वाटर और इनकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं,
ठीक है। और इनके पास जो है वो गिल स्लिट्स होते हैं जो इनको ऑक्सीजन एक्सचेंज में गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं कि जो वाटर के डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो ये गिल्स जो हैं वो वाटर में से इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज कर देते हैं। अब कहते हैं कि जो हमने ये दोनों एग्जांपल्स रीड किए उसमें हमने क्या रीड किया कि जो फिश की बॉडी है वो वाटर में रहने के लिए अडेप्टेड है और जो कैमल की है वो डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड है। ठीक है। नाउ वी हैव टेकन only two examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found. The presence of specific features or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. The adaptation of organisms differ depending on their place of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in sea. ठीक है। अब कहते हैं कि हमने यहाँ पर तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं और वो भी बहुत वाइड वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स में से। ठीक है। जो अब कहते हैं कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी है वो बहुत वाइड है, लेकिन हमने से तो उसमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल ही लिए हैं, एक कैमल है और एक फिश है। ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा कि जो भी ऑर्गेनिज्म हमें किसी भी एरिया में मिलता है उसकी बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो उसी अकॉर्डिंग है कि वो उसी एरिया में नॉर्मली हमें मिलेगा। ठीक है। वही उसका नेटिव एरिया है। अब जो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट के लिए डेवलप है, ठीक है, जिसके अलावा वो किसी और एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, तो वो उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है। और ये जो अडेप्टेशन है एनिमल्स की वो प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। ठीक है। इसीलिए जो है वो फिश पानी से बाहर नहीं रह सकती और जो कैमल है वो पानी में नहीं रह सकता। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म इज लिव where organisms live. The place where organisms live is called habitat. Habitat means a dwelling place or a home. The habitat provides food, water, air, shelter and other needs to organisms. Several kinds of plants and animals live in the same habitat. अब कहते कि जिस प्लेस में कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, ठीक है, उसकी नेटिव प्लेस होती है वो, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म का वो घर, ठीक है, जहाँ पर वो रहता है। अब जो हैबिटेट है, कोई घर है, उसको वो क्या प्रोवाइड करता है, वो उसको फूड, वाटर, शेल्टर और जो भी उस ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ उससे प्रोवाइड करता है। ठीक है। और कहते हैं एक ही हैबिटेट में डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स और प्लांट सरवाइव करते हैं। ठीक है। और जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। ठीक है। उनकी हैबिटेट को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। और उसमें जो है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, माउंटेन रीजन्स, ये जो है एग्जांपल्स आ जाएंगे। ठीक है। और जो कहते हैं जो हैबिटेट प्लांट्स की और एनिमल्स की वाटर में है उसे एक्वेटिक कहते हैं। और इसमें जो है वो लेक्स, रिवर, ओशन, ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। ठीक है। और कहते हैं कि जो हमारे जो है वो हैबिटेट में बहुत लार्ज वैरायटी की वेरिएशंस हैं। ठीक है। बहुत लार्ज वेरिएशंस हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, कोस्टल एरिया है, ठीक है, माउंटेन रीजन्स हैं। ये डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये हमें मिलते हैं। ठीक है। अब ये देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प them adjust to some changes in their surroundings. For instance, if we survive in the plains and suddenly go to high mountain regions, we may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days. We need to breathe faster when we are on high mountains. After some days, our body adjusts to the changes
changed conditions on the high mountains, such small changes that take place in the body of a single organism over short periods to overcome small problems due to changes in the surroundings are called acclimatization. These changes are different from the adaptations that take place over thousands of years. अब कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारी सराउंडिंग्स में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई चेंज आता है, ठीक है, जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं कि हम सपोज करो कि हम प्लेन एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, और हम ट्रिप के लिए जो है माउंटेन एरियाज में चले गए। अब जो है माउंटेन एरियाज में जो है वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा और प्लेन एरियाज में जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर हाई होगा। लेकिन एट प्रेजेंट जब हम माउंटेन्स में रह रहे हैं तो उस एनवायरनमेंट में हमें एडजस्ट करने के लिए हमें अपनी बॉडी को उस तरह से अडाप्ट करना होगा, ठीक है, ताकि जितने भी दिन हम वहाँ रहें वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस टेम्परेरी अडेप्टेशन को हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं। ये जो है वो अडेप्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। जो अडेप्टेशंस हैं वो तो परमानेंट है, ठीक है, हमारी बॉडी बनी ही उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, दैट इज अडेप्टेशन। लेकिन किसी रीज़न से हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और हमें उस चेंज में एडजस्ट होना है, दैट इज एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है। नाउ the organisms, both plants and animals living in a habitat, are its biotic components. The non-living components, ठीक है। अब कहते हैं कि किसी भी एरिया में जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी लिविंग स्पीशीज हैं किसी एरिया में रह रही हैं, उसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे, ठीक है। और अदर देन लिविंग जो भी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है, रॉक्स है, वाटर है, एयर है, सॉइल है, कुछ भी है, ठीक है, वो सारे एबायोटिक हो गए, ठीक है। और जो सनलाइट और हीट है वो भी एबायोटिक हो गए, ठीक। नाउ वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। लेट अस look at some abiotic factors that and their effect on seeds as they grow into young plants. अब हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो सीड्स से ग्रो करते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि हम स्टडी करते हैं, अब हम स्टडी करते हैं कि कुछ एबायोटिक फैक्टर्स और उनके इफेक्ट्स सीड पर, जब वो सीड को एक यंग प्लांट में ग्रो होने में हेल्प करते हैं। नाउ एक्टिविटी 2, recall activity 5 in chapter 1. We made sprouts from moong and chana seeds. When the seed turned into a sprout, it is said to have germinated. This is the beginning of life of a new plant. Collect some dry moong seeds. Keep 20 to 30 seeds aside and soak the rest in water for a day. Divide the soaked seeds into 4 parts. Keep one part completely submerged in water for 3 to 4 days. Do not disturb the dried seeds and those submerged in water. Keep one part of soaked seeds in a sunny room and another in a completely dark region like a cupboard that does not allow any light to come in. Keep the last part in very cold surroundings, say in a refrigerator or with ice around them. Rinse them and repeat the water every day. What do you notice after a few days? Do the seeds in all the 5 conditions germinate uniformly? Do you find slower or no germination in any of these? अब कहते हैं कि आपने जो चैप्टर 1 में एक्टिविटी 5 में एक्टिविटी की थी मूंग दाल और चना सीड से हमने स्प्राउट्स बनाए थे, तो कहते हैं कि स्प्राउट सीड से स्प्राउट्स बनने को हम जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है वो नए प्लांट की लाइफ की बिगनिंग होती है।
आप कहते कि वही आप 20-30 सीड्स कलेक्ट कर लो मूंग के, ठीक है, और उसमें से जो कुछ सीड्स आप जो है वो वाटर में डिप कर दो फॉर अ डे, ठीक है। अब एक पार्ट जो आपने 20-30 सीड्स कलेक्ट किए, ठीक है, उसको आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट जो आपने अनसोक्ड रखा, ठीक है, वो हो गया, और बाकी के 4 को आपको एक दिन के लिए डिप कर देना है वाटर में, ठीक है। अब आफ्टर द डे, आफ्टर 24 आवर्स आपको क्या करना है कि वो जो सोक्ड सीड्स हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक को आपको जो ड्राइड सीड्स हैं, ठीक है, उसको तो आपको छेड़ना ही नहीं है, ठीक, और हाँ, एक पार्ट को आपको वाटर में रखना है, ठीक है, और उसको छेड़ना नहीं है। एक पार्ट को आपको क्या करना है, उसको सोक्ड सीड्स को आपको सनी रूम में रखना है, ठीक है, जहां पर पूरा दिन जो है अच्छी खासी धूप आएगी, ठीक, और एक को आपको कंप्लीटली डार्क रूम में रखना है जहां पर लाइट का एक तिनका भी नहीं आ सकता, ठीक है, जहां पर रेज रीच कर ही नहीं सकती सन रेज, ठीक। और एक जो लास्ट पार्ट है उसको आपको कोल्डर एरिया में रखना है, जैसे रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में, ठीक है, और आपको डेली इन 5 का जो है वो पानी रिप्लेस करना है, चारों का, ठीक है। एक को तो हमने डिप ही नहीं किया था, लेकिन जो बाकी 4 हैं उनका जो वाटर है हमें डेली रिप्लेस करना है। आफ्टर फ्यू डेज आप क्या देखोगे, आपको उसके ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि किस में जो है वो सीड जर्मिनेट हुए, किस में नहीं हुए, किस में स्लो हुए, किस में फास्ट हुए, ठीक है। Do you realize that abiotic factors like air, water, light are important for the growth of plants? In fact, abiotic factors are important for all living organisms. ठीक है, अब कहते हैं कि जो आपने इसमें क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, सारे एबायोटिक फैक्टर्स वो जो है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कहते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब कहते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स बहुत कोल्डन रीजन्स में रहते हैं, या जो कुछ हैं जो बहुत हॉट क्लाइमेट्स में रहते हैं, ठीक है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ कैसे सरवाइव करते हैं, उनकी अडेप्टेशन, ठीक है, उनके जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उनका जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो इस अकॉर्डिंग है कि वो उस क्लाइमेट में खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली, ठीक है। आप कहते हैं कि जो अडेप्टेशन है वो आप शॉर्ट टाइम में नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि जो किसी भी रीजन के एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनमें भी स्लोली चेंज आता है, ठीक है। इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कभी भी एक जो चेंजेस हैं आपके सराउंडिंग्स में उनको जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है, और वो चेंजेस को अगर आप उनके एनवायरनमेंट को चेंज कर दोगे वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और उनकी जो है वो डेथ हो जाएगी, ठीक है। और जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट नेचर के जो है एबायोटिक फैक्टर्स को अडेप्ट करते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट वेज में, ठीक है, उनके वेज डिफरेंट हैं एबायोटिक फैक्टर्स को अडेप्ट करने के, ठीक है। और जो इनकी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, इनके हैबिटेट्स की, ठीक है, इसीलिए जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में इतने काइंड की जो है वो हमारे ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, ठीक है, इतनी है कि हम उसे एक एक को डिफरेंटली स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम कुछ हैबिटेट्स पर डिस्कशन करते हैं, ठीक, और उनके एबायोटिक फैक्टर्स, उनके जो एनिमल्स की वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स और उनके अडेप्टेशन के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। नाउ 9.3 दैट इज ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। पहले हम लैंड अडेप्टेशंस की बात करेंगे। फर्स्ट इज डेजर्ट। We discussed the abiotic factors of a desert and the adaptations in camels. What about other animals and plants that are found in deserts?
Do they have the same kind of adaptations? There are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has. To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. These animals come out only during night when it is cooler. In figure 9.5, some typical plants that grow in a desert. How are these adapted to the desert? ठीक है, अब इन्होंने ये जो है फिगर 9.4 दी है, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि जो डे टाइम में जो रैट्स और स्नेक्स हैं, अब इनके तो लॉन्ग लेग्स हैं नहीं, तो ये सैंड की इंटेंस हीट से बचने के लिए बरोस में रहते हैं, ठीक है। और जब रात हो जाती है, जब सन सेट हो जाता है, उसके बाद ये जो है अपने बरोस में से बाहर निकलते हैं। और ये जो फिगर 9.5 है, इसमें जो है इन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं, ठीक। और इसमें क्या है कि इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिए हैं और उनकी ग्रोथ दिखाई है। अब आगे हम इसको डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। अब ये इसमें कह रहे हैं कि डेजर्ट प्लांट्स जैसे कैमल है, ठीक है, हमने कैमल के बारे में स्टडी किया। जो बाकी के क्या कहते हैं कि जो बाकी के वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनके भी सेम अडेप्टेशंस हैं, ठीक है। अब हमने कहा नहीं, जैसे रैबिट्स, जैसे स्नेक और वो हैं रैट्स हैं, अब उनके तो लॉन्ग लेग्स हैं नहीं, ठीक है। अब वो खुद को क्या करते हैं, खुद को वो बरोज में रहते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो खुद को इंटेंस हीट से बचा सके, ठीक। और जैसे ही रात होती है, क्योंकि जो रात को जो है वो सैंड ठंडी हो जाती है, तो इसलिए वो बरोज से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 3, bring a potted cactus and a leafy plant to the classroom. Tie polythene bags to some parts of the two plants as was done for activity 4 in chapter 7 where we studied transpiration in plants. ठीक है, अब कहते हैं कि आप क्लासरूम में एक तो कैक्टस प्लांट लेकर आओ और एक लीफी प्लांट लेकर आओ, दोनों को पॉटेड, ठीक है, दोनों पॉटेड होने चाहिए अपने क्लासरूम में, और दोनों के कुछ पार्ट्स पर जो है वो पॉलिथीन बैग्स टाई कर दो, जैसे कि आपने एक्टिविटी 4 में किया था चैप्टर 7 में, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में। नाउ लीव द potted plants in the sun and observe after few hours. What do you see? Do you notice any difference in the amount of water collected in the two polythenes? ठीक है, अब कहते हैं कि आप उन दोनों को जो है पॉटेड प्लांट्स को सन में छोड़ दो कुछ घंटों के लिए, तो आप उसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या आपको दोनों पॉलिथीन्स में जो वाटर के कंटेंट है उसमें कुछ डिफरेंस लगा, ठीक है। अब कहते हैं जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो ट्रांसपिरेशन में वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में वाटर लूज करते हैं, ठीक है। तो जो है कई बार कहते हैं कि उनके लीव्स जो हैं वो ऑलमोस्ट या तो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, या फिर वो स्पाइन लाइक अपीयरेंस होती है, ताकि वो जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वाटर लॉस कर सकें, ताकि जो है उन्हें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। अब जो कैक्टस है उसके जो उसका लीफ का स्ट्रक्चर ही स्पाइनी है, ठीक है, और उसकी स्टेम भी ऐसी ही है, ठीक। अब फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो है ये जो कैक्टस प्लांट है वो अपनी स्टेम से फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि जो उसकी लीव्स हैं वो स्पाइन्स लाइक अपीयरेंस है उनकी, ठीक है, जिससे वो ज़्यादा वाटर लॉस नहीं कर सकता। अब जो स्टेम है वो भी थिक वैक्सी लेयर से कवर होती है कैक्टस की, ताकि जो उसकी स्टेम है उसके टिश्यूज़ में से भी जो ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। इसीलिए जो ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट्स हैं वो उनकी जो रूट्स हैं वो बहुत डीप होती हैं सॉइल में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल से जो है वाटर एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। अब माउंटेन रीजन्स की बात करते हैं, ठीक। अब माउंटेन रीजन्स में जो है वो नॉर्मली कोल्ड और विंडी हैबिटेट होती है, ठीक है, और कुछ रीजन्स में तो स्नोफॉल भी होती है विंटर्स के टाइम पर, ठीक। अब कहते हैं जो लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो माउंटेन रीजन्स में रहते हैं, ठीक है, और जो
वहाँ पे ट्रीज हैं, वहाँ पे एनिमल्स हैं, वो कैसे सरवाइव करते हैं वहाँ पर। ठीक, ट्रीज की तो इमेज है इन्होंने हमें दिखा भी रखी है। ठीक है, ये हमारे माउंटेन रीजन के ट्रीज हैं। ठीक है, ये पाइन ट्रीज हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If you live in mountain region or have visited one, you may have seen a large number of such trees. ठीक है, अब कहते हैं कि अगर आप माउंटेन एरिया में ही रहते हो या फिर आपने कभी माउंटेन रीजन्स में विजिट किया है तो आपको ये ट्रीज जो इन्होंने ऊपर इमेज में दिखाए हैं ये आपको बहुत लार्ज वैरायटी में आपने देखे होंगे। ठीक है, और उनकी नेचुरल ग्रोथ भी आपने ऑब्जर्व की होगी। ठीक है, अब बाकी रीजन से जो है इनकी जो ग्रोथ है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि इनका जो एरिया है वो माउंटेन एरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, अब कहते हैं कि ये जो ट्रीज हैं ये कैसे इनकी इस कंडीशंस के लिए अडेप्ट हैं, इनकी क्या क्या अडेप्टेशंस हैं। ठीक है, अब कहते हैं जो सबसे पहले इनकी शेप है वो कोन शेप्ड है। ठीक है, और ये जो है इनकी ब्रांचेस जो है वो स्लोपिंग है, ब्रांचेस स्लोपिंग है। ठीक है, जो ट्री की शेप है वो कोन शेप है। ठीक है, यहाँ पे भी ये आप देख सकते हो कि ये जो ट्री की शेप है वो कोन शेप्ड है। ठीक, और जो है इसकी जो ब्रांचेस हैं वो स्लोपी हैं। ठीक है, और जो इसकी लीव्स हैं वो नीडल लाइक हैं। ठीक, और जो रेन वाटर है वो इसको रेन वाटर या फिर जो स्नो है वो यहाँ से स्लाइड ऑफ हो जाती है। जो इसकी लीव्स हैं, जो स्पाइन नीडल लाइक इसकी लीव्स हैं और स्लोपी ब्रांचेस हैं, उससे क्या होता है कि जो रेन वाटर है या जो स्नो है जब भी इन ट्रीज पर पड़ती है वो स्लाइड होकर नीचे ग्राउंड पे आ जाती है। ठीक है, और ये जो ट्रीज हैं इनकी शेप्स जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, इनके रीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो लोअर माउंटेन्स में प्रेजेंट है उनकी डिफरेंट होगी, एज जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज राइज होती जाएगी वैसे वैसे जो है इनके अडेप्टेशंस में चेंजेस आते जाएंगे। ठीक है, इनकी शेप और साइज में चेंज आते जाएंगे। ठीक है, नाउ एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर। ठीक, अब हमने प्लांट्स की बात की, अब हम एनिमल्स की करते हैं। अब कहते हैं जो माउंटेन रीजन्स के एनिमल्स हैं उनकी थिक स्किन और फर होती है। ठीक है, ताकि जो है वो उनको कोल्डन रीजन्स में प्रोटेक्ट कर सके। अब इसमें इन्होंने एग्जांपल्स क्या दिए हैं, याक दिए हैं। ठीक है, जिसकी जो है वो लॉन्ग हेयर है ताकि वो उसे गर्म रख सके, जैसे हमने शीप की बात की थी। ठीक है, अब कहते हैं कि स्नो लेपर्ड है। ठीक है, स्नो लेपर्ड है, अब उसका जो फर है वो थिक होता है ताकि उसकी बॉडी को वो कोल्डर रीजन्स में प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ये जो ए जो है वो स्नो लेपर्ड है, बी है वो याक है। ठीक, और ये जो सी है ये माउंटेन गोट है, ये जो आपको व्हाइट कलर की दिख रही है दिस इज माउंटेन गोट। ठीक है, इसका भी फर जो है वो बहुत हैवी होते ताकि वो जो इसको इस एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, अब कहते हैं इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग होव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, आप कहते हैं कि ये इनकी फीट और टोज को भी प्रोटेक्ट करता है जब ये जो है स्नो में चलते हैं। ठीक, आप कहते हैं जो माउंटेन गोट है उसकी स्ट्रॉन्ग होफ्स होती हैं। ठीक है, जो हूफ्स हैं वो गोट के फुट में प्रेजेंट होती हैं, उसके फुट के बेस पे प्रेजेंट होती हैं, जो उसको माउंटेन की स्लोप्स पर वो वॉक करने में हेल्प करती हैं। As we go up in the mountainous regions, the surroundings change and we
see different kinds of adaptations at different heights. ठीक है, अब कहते हैं कि जैसे जैसे माउंटेन रीजन्स पर आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे उसके एरिया के हिसाब से, उसके एरिया के अकॉर्डिंग जो उसमें प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी वेराइटीज़, उनके अडेप्टेशंस जो हैं वो चेंज होती जाएंगी. नाउ नेक्स्ट इज ग्रासलैंड्स. A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. आप कहते हैं कि जो लायन है, ठीक, वो फॉरेस्ट में या फिर ग्रासलैंड्स में रहता है, ठीक है, और कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो अपना जो फूड है वो हंटिंग से लेता है, जैसे स्मॉल एनिमल्स अपने से वीक एनिमल्स को किल करके, जैसे कि डियर. ठीक है, ये लाइट ब्राउन कलर का होता है, ठीक, और इसकी पिक्चर आपको यहाँ नीचे दिखाई हुई है. ठीक, हेयर ए पार्ट इज द लाइन. ठीक, और क्या है, और जो लाइन और डियर इन्होंने दोनों दिखाए हैं. ठीक है, जो ए पार्ट है वो लाइन है और जो बी पार्ट है वो डियर है. आप कहते हैं कि आप इन दोनों की आईज़ की अपीयरेंस चेक करो कि इनकी फेस पे जो आईज़ है वो कैसे और कहाँ पे हैं. ठीक है, फेस के किस साइड पे है. जो लॉयंस हैं उनके जो क्लॉज है वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और उनके फ्रंट लेग्स में होते हैं ताकि वो जो है अपनी टोज में किसी भी एनिमल को ईजिली ग्रैब कर सकें. ठीक, और जो लॉयन के फीचर्स हैं वो उसको सर्वाइवल में हेल्प करते हैं. ठीक है, जो उसका लाइट ब्राउन कलर है वो उसको हाइड करने में हेल्प करता है ग्रासलैंड्स में, ड्राई ग्रासलैंड्स में. अब जो ड्राई ग्रास होती है उसका कलर भी ब्राउन होता है. ठीक है, और जो उसका प्रे है, जो लायन का जो प्रे है वो उसे देख नहीं पाता. ठीक, और जैसे ही उसका प्रे उसके सामने आता है तो लायन उसको हंट करके उसे खा लेता है. ठीक है, अब जो है उसकी आईज जो है वो फ्रंट पे है. ठीक है, फ्रंट फेस के फ्रंट पे हैं. ठीक है, और अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे. ठीक है, और उसकी प्रे की लोकेशन के अकॉर्डिंग उसके जो है वो आईज हैं ताकि वो उसकी हेल्प कर सके उसके प्रे को लोकेट करने में. और जब कोई एनिमल जो है किसी को हंट करके खाता है तो जिसको हंट किया जाता है, जो एनिमल को मारा जाता है, वो मरे हुए एनिमल को हम प्रे कहते हैं कि वो उसने अपना प्रे अपने फूड के लिए हंट किया. ए डियर इज अनदर एग्जाम्पल दैट लिव्स इन दी. अब जो डियर है, ठीक है, वो भी फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में ही सर्वाइव करती है. ठीक है, अब उसके जो है वो टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं जो उसको हार्ड च्यूइंग में हेल्प करते हैं, प्लांट्स की हार्ड प्लांट की स्टेम्स को च्यू करने में. ठीक है, अब जो है वो डियर है उसको प्रीडेटर की प्रेजेंस, प्रीडेटर उसके सराउंडिंग्स में है या नहीं, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को जज करने के लिए उसकी आईज उसके अकॉर्डिंग है. ठीक है, तो जो उसकी जो आईज हैं वो साइड पे हैं, ठीक, फेस के साइड्स पे हैं ताकि वो जो है अपने प्रीडेटर को इजीली वॉच कर सके, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके हंट होने से. ठीक है, ताकि वो जल्द से जल्दी भाग सके और किसी का प्रे बनने से बच सके. और उसके जो हैं वो ईयर्स लॉन्ग हैं जो इधर उधर जो हेयर और देयर मूवमेंट करते हैं प्रीडेटर की वॉइस को आइडेंटिफाई करने में. ठीक है, उसकी जो आईज हैं वो साइड पे लगी हुई हैं ताकि वो जो है वो सारे डायरेक्शंस में ऑब्जर्व कर सके, ताकि उसको जहाँ भी डेंजर दिखे वो उसके ऑपोजिट में जल्दी से भाग सके. ठीक है, और जो है वो डियर जो है उसको स्पीड अच्छी चाहिए ताकि वो प्रीडेटर से बच सके. ठीक है, और ऐसे कुछ और एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स हैं लायन और डियर के जैसे. ठीक है, और प्लांट्स भी हैं जो सेम हैबिटेट में सरवाइव करते हैं.
ठीक है। सो वी हैव डन विद द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमने क्या किया, सबसे पहले डेजर्ट्स किए जिसमें हमने कैमल, कैक्टस और कुछ और एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने किया माउंटेन्स जिसमें हमने पाइन ट्रीज, याक, स्नो लेपर्ड और ऐसे कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद हमने थर्ड किया ग्रासलैंड्स जिसमें हमने लॉयन, डियर और कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लेन एरिया के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में स्टडी किया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, वी हैव डन विद आवर हाफ चैप्टर। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।